जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया अपना एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। फ्रेंच आर्मी ने भारतीय सेना से सीखी डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ईरान ने दी नेटो एलाइज को सीधी धमकी और अब ये युद्ध का दायरा और भी बढ़ सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएई से भारत आ रही एक मर्चेंट वेसल पर हुआ हमला। जर्मन फर्म टीकेएमएस यानी कि थाइसन करब मरीन सिस्टम ने भारत की हैदराबाद बेस्ड वीईएम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कोलैबोरेशन किया है और इस कोलैबोरेशन के तहत वे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में हैवी वेट टॉर्पेडोज को प्रोड्यूस करेंगे। और इस कोलैबोरेशन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से टॉर्पेडोज का लोकल प्रोडक्शन और साथ ही साथ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें शामिल रहेंगी। हालांकि ऑफिशियली ये तो कंफर्म नहीं किया गया कि कौन सी हैवी वेट टॉर्पेडो भारत में लोकल प्रोड्यूस की जाएगी, लेकिन संभावना है कि DM-2A4C हैक्ड हैवी वेट टॉर्पेडो का लोकल प्रोडक्शन भारत में हो सकता है। और इस टॉर्पेडो के साथ जर्मन फर्म ने पहले भी अपनी बिड भारत में सबमिट करी है। बाकी इस टॉर्पेडो की मैक्सिमम फायरिंग रेंज है 50 किलोमीटर्स तक और ये 260 किलोग्राम तक के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है, और जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड है 93 किलोमीटर्स पर आवर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त रूप से मिलकर 21 फरवरी से 1 मार्च तक स्वदेशी तौर पर बनाए गए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 के 4 सफलतापूर्वक इन फ्लाइट रिलीज ट्रायल्स कंडक्ट किए थे, और जिसमें इस कंटेनर को अलग अलग एक्सट्रीम रिलीज कंडीशंस के तहत भारतीय नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया था। और इस कंटेनर की खास बात यह है कि 150 किलोग्राम तक के पेलोड को डिलीवर कर सकता है, और जिसे नेवी की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ बनाया गया है, और इमरजेंसीज के दौरान शिप्स तक इसकी मदद से जरूरी सप्लाईज पहुंचाई जा सकती है। बाकी अब इसके सभी डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके हैं और ये सिस्टम जल्द ही भारतीय नौसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ATS ने भारतीय नौसेना के एक सीमैन 1 रैंक के पर्सनल को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी कर रहा था और नेवी के एसेट से संबंधित कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहा था। इस आरोपी की पहचान आदर्श कुमार उर्फ लक्की के तौर पर हुई है और ये उत्तर प्रदेश आगरा का निवासी है, और इसकी जो गिरफ्तारी है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद 10 मार्च को की गई थी। और इस पर शक था कि इसने पाकिस्तान बेस्ड ISI हैंडलर के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर रखा था और भारत को टारगेट करने वाले जासूसी गतिविधियों में शामिल था, और एक कोची में स्थित सदर्न नेवल कमांड में पोस्टेड था। और ऑफिशियल्स का मानना है कि आरोपी द्वारा साझा की गई जानकारी के राष्ट्र सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते थे, क्योंकि इसमें कथित तौर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले नेवल एसेट्स की तस्वीरें और उनकी डिटेल्स शामिल थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां 9 मार्च को रिवर क्रॉसिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हमारे एक सोल्जर जिनका नाम है सिपाही अक्षित शर्मा, तो वो मिसिंग थे और उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो अब उनके पार्थिव शरीर को रिकवर कर लिया गया है और आर्मी की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि सिपाही अक्षित शर्मा ने ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। थाईलैंड की एक मर्चेंट वेसल जो कि यूएई से भारत आ रही थी, तो इस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमला हुआ है और इस हमले में इस वेसल का जो पीछे का हिस्सा है उसको टारगेट किया गया था। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेसल पर सवार 23 में से 20 क्रू मेंबर्स को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 3 अभी भी मिसिंग हैं और अभी ये भी कंफर्म नहीं हो पाया कि ये हमला इस पर किसने किया है और किस चीज़ से किया है। और इसके अलावा वेस्ट एशिया में यूएस का सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री बेस अल उदैद एयरबेस पर मैसिव एक्सप्लोजन्स की रिपोर्ट सामने आई है, और जबकि इसी बेस के पास और भी लाउड ब्लास्ट की रिपोर्ट्स भी हैं। इसी बीच वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कंफर्म किया गया कि कनाडा यूएस और इजराइल के इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और न ही वो आगे इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा रखता है। और जबकि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से कहा गया कि कनाडा की ज़मीन पर किसी भी संभावित एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने अपनी सतर्कता को भी बढ़ा दिया है। और ईरान यूएस इजराइल का जो ये वॉर है अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अभी भी इसके समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे, जबकि इसके विपरीत ईरान की तरफ से कहा गया कि वो मिडिल ईस्ट में और भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अब हिट करना स्टार्ट करेगा। और अभी जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि ये वॉर जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई ने यूएस की गल्फ एलाइज पर और भी नई मिसाइल के हमलों का समर्थन किया है, और जबकि टर्की को भी कड़ी चेतावनी दी है कि अमेरिका को अपनी धरती का इस्तेमाल ना करने दे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और जबकि हाल ही में टर्किश एयर स्पेस में ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया गया था।
और ये इस बात की तरफ संकेत है कि कैसे ये जो युद्ध है तो इसका दायरा तेजी से बढ़ रहा है। और जबकि इसी बीच ह्यूमन राइट्स वॉच वाली संस्था ने इसराइल पर इस बात का आरोप लगाया है कि उसने पिछले सप्ताह लेबनान के यमौर शहर के रिहायशी इलाकों पर व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था। और जबकि इस आरोप पर इसराइल की मिलिट्री की तरफ से ये कहा गया कि वे व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं कर सकते और इसराइल की मिलिट्री के मुताबिक उनकी पॉलिसी है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्हाइट फॉस्फोरस शेल्स का इस्तेमाल वे नहीं करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशन होता है तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के टच में आते ही तुरंत ही इग्नाइट हो जाता है। तो इसलिए जब इस तरह का शेल या बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो फॉस्फोरस के जलते हुए पीसेस एरिया के ऊपर गिरते हैं और इन पीसेस का टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होता है और ये एक थिक वाइट स्मोक को भी क्रिएट करते हैं और ये तब तक जलते रहते हैं जब तक कि फॉस्फोरस पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो जाता है। और इसलिए अगर ये इंसान की त्वचा को हिट करता है तो इससे बहुत ही गंभीर केमिकल बर्न्स हो सकते हैं और जो कि टिश्यू को बहुत ही डीपली जला देता है। और इसी वजह से आबादी वाले क्षेत्रों पर इसका डायरेक्ट इस्तेमाल को क्रिटिसाइज किया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित भी है। बाकी इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने अपने ईरानियन काउंटर पार्ट के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी है और जिसमें रीजनल डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया है। इस कन्वर्सेशन में जहां एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय काउंटर पार्ट को पिछले 11 दिनों में यूएस और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए क्राइम्स के बारे में बताया है, जिसमें इस वॉर के पहले दिन गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हमले के बारे में बात की गई है और यूएस और इजरायली रिजीम के एग्रेसिव एक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। और वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान और भारत के बीच बायलैटरल रिलेशंस को जारी रखने और मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हुए क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में मदद करने के लिए निरंतर परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया है। वहीं इसके अलावा यूएस की सेंट्रल कमांड की तरफ से कंफर्म किया गया कि कल 10 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएस फोर्सेस ने ईरान की मल्टीपल नेवल वेसल्स को एलिमिनेट किया है, जिसमें उनके 16 माइन लेइंग वेसल्स भी शामिल है और उसकी फुटेज भी शेयर की गई है। 9 और 10 मार्च को भारत और फ्रांस की आर्मीज ने एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज को कंडक्ट किया था और जिसमें विशेष रूप से कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस के एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया और दोनों देशों की आर्मीज ने इस पर अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को एक्सचेंज भी किया और विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे एक प्रिसीशन फायर्स और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज ग्लोबल ट्रेंड बनती जा रही है और लॉन्ग रेंज पर प्रिसाइसली कैसे फायर किया जाता है और कैसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज दिखाई जाती हैं। तो उसका एक छोटा सा प्रदर्शन भारत ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया था, जिसमें भारतीय सेना ने दुश्मन की टेरिटरी में बेहद डीप ऑलमोस्ट जीरो कोलेटरल डैमेज के साथ बेहद एक्यूरेट और लीथल स्ट्राइक कंडक्ट करके दिखाई थी। और 7 मई से लेकर 11 मई तक पाकिस्तान के 9 आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उनके 11 महत्वपूर्ण मिलिट्री बेसिस को इसी तरह की लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय किया गया था और भारत की इसी कैपेबिलिटी से पूरी दुनिया भी हैरान थी। और अब फ्रेंच आर्मी के साथ जो इसी खास चीज़ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज को कंडक्ट किया गया है तो ये इस बात को फिर से दर्शाता भी है। ईरानी मिलिट्री के प्रवक्ता की तरफ से वार्निंग दी गई है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू 1 लीटर ऑयल भी पास नहीं होने देंगे जब तक वो यूएस, इसराइल और उनके एलाइज को फ़ायदा दे रहे हैं और अगर कोई टैंकर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट रहेगा। और उन्होंने वार्न किया है कि $200 पर बैरल के प्राइस के लिए तैयार हो जाएं। और ईरान ने यूएस और इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन की 39th वेव को भी लॉन्च कर दी है और जबकि ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस की टेक कंपनीज को भी टारगेट करने की धमकी दी है और उनका ये कहना था कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब ईरान के रडार के अंडर है। और जबकि ईरान की सेना की तरफ से ये भी वार्निंग दी गई है कि अब तेहरान की जवाबी हमले की नीति समाप्त हो गई है और अब से वे लगातार हमले करेंगे। वहीं इसी बीच CNN की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस ऑफिशियल के हवाले से क्लेम किया गया है कि रशिया ईरान को एडवांस्ड ड्रोन टैक्टिक्स में मदद कर रहा है ताकि ईरान मिडिल ईस्ट में यूएस और गल्फ नेशंस को और भी इफेक्टिव तरीके से टारगेट कर पाए। और ऑफिशियल्स का क्लेम है कि अब ईरान उसी तरह की ड्रोन टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है जैसे कि रशिया यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया कि एग्जैक्टली किस तरह की टैक्टिकल हेल्प की बात यहाँ पे की गई है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन ओमकार नाथ राव वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2014 में 24 असम राइफल्स के वारंट ऑफिसर मुरली सिंह बिस्ट, 1996 में 20 असम राइफल्स के राइफलमैन यशपाल सिंह, 2014 में 24 असम राइफल्स के राइफलमैन संतोष कुमार, 2003 में 12 असम राइफल्स के राइफलमैन जोसेफ हेनरी, 1969 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन गंगावीर थापा, 1996 में 20 असम राइफल्स के नायब सुबेदार शिव सिंह, लांस नायक दिलीप कुमार और राइफलमैन मन बहादुर सुनार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है,
कोई भी 5 ऐसे वेपन्स के नाम बताइए जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वॉर में इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।